गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। हम देखेंगे व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं, व्यवहारवाद का पॉलिटिकल साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और व्यवहारवाद की क्या सीमाएं हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवाद का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया एक उपागम है। इसका उदय परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में हुआ और जैसा कि नाम से लगता है कि व्यवहारवाद मानव व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्र बनाता है। व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाना चाहता है। इसलिए व्यवहारवाद का ये मानना है कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके ही हम राजनीति से संबंधित संरचनाओं आदि के बारे में, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अनुसार राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। और चूंकि यह पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस बनाना चाहता है, इसका फोकस साइंटिफिक स्टडी पर है, इसलिए इसका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक अध्ययनकर्ता को अपने मूल्यों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन से अलग रखना चाहिए। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड स्टन है और डेविड स्टन व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अर्थात डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर ध्यान देता है। वास्तविक व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन कर सके, और इसके माध्यम से व्यवहारवाद राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। अर्थात व्यवहारवाद के दो मेन एलिमेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तो व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने पर बल देता है, और दूसरी बात व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस का रूप देना चाहता है। उसका फोकस इस बात पर है कि पॉलिटिकल साइंस में भी हम वैज्ञानिक व्याख्याएं करें, राजनीति विज्ञान को भी हम एक विज्ञान का रूप दें। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। जैसा कि हमने देखा कि व्यवहारवाद का उदय होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे कौन से कारण थे जिसके कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। सबसे पहला रीज़न इसमें हम लेंगे परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व पॉलिटिकल साइंस की स्टडी परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से की जा रही थी, लेकिन राजनीति वैज्ञानिकों को लगा कि इन अध्ययन पद्धतियों से हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजीवाद, फांसीवाद का उदय होना, द्वितीय विश्व युद्ध घटित होना, इन सब घटनाओं से पॉलिटिकल साइंटिस्ट को लगा कि अगर हमें राजनीति विज्ञान को समझना है तो हमें परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से इतर जाकर कुछ नई पद्धतियां अपनानी पड़ेगी ताकि हम पॉलिटिकल साइंस को समझ सकें। दूसरा रीज़न है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। इसी समय हम देखते हैं कि जो दूसरे सामाजिक विज्ञान थे, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें भी नई खोजें हो रही थी, नए दृष्टिकोण, नए सिद्धांत
नई पद्धतियां विकसित हो रही थी, तो पॉलिटिकल साइंस भी इन सब से अछूता नहीं रह सकता था। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में भी इस बात के लिए मोटिवेशन मिला कि हमें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने के लिए नवीन तरीके और नवीन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा रीज़न है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राजनीति शास्त्रियों को ये लगा कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए हमें संस्थाओं और संरचनाओं के अध्ययन से आगे बढ़ना होगा और इन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। लास्ट पॉइंट है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल साइंस में भी नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होने लगा। सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, गणितीय प्रारूप, निर्देशन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों का प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में भी होने लगा और यह बात बल पकड़ने लगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस में भी इन मेथड्स का अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए। तो इन सभी कारणों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवाद का उदय हुआ। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का विकास करने में किन किन पुस्तकों का योगदान रहा। तो इसमें सबसे पहली पुस्तक है 1908 में ग्राहम वालस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और इसी साल A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद 1925 में चार्ल्स मैरियम की एक पुस्तक आती है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। चार्ल्स मैरियम की इस पुस्तक के बाद व्यवहारवाद को बहुत प्रेरणा मिली और धीरे धीरे आगे चल के शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। अब हम व्यवहारवाद की विशेषताओं की बात करते हैं। तो डेविड स्टर्न ने अपने आर्टिकल द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता है नियमन, वेरिफिकेशन। व्यवहारवादियों का ये मानना था कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं और उन सामान्य तत्वों को राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। अर्थात सरल शब्दों में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में हम कुछ सामान्य तत्व तलाश करके उन्हें हम सिद्धांतों के रूप में विकसित कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है सत्यापन। सत्यापन से अभिप्राय है कि मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को हम दोबारा जांच सकते हैं और हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं। अर्थात व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जा सकता है। तीसरी विशेषता है तकनीकी प्रयोग। तकनीकी प्रयोग का अभिप्राय ये है कि व्यवहारवाद का ये मानना है कि मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने, उसका विश्लेषण करने के लिए हमें कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाना चाहिए। फोर्थ विशेषता है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण अर्थात जो भी हम आधार सामग्री काम में ले रहे हैं अपने अध्ययन के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि हम उसका मापन और परिमाणीकरण कर सकें। पांचवी विशेषता है मूल्य निर्धारण एवं आदर्श निर्माण। इसका अभिप्राय ये है कि अध्ययनकर्ता को अपने मूल्यों और आदर्शों को राजनीति में किए जाने वाले अध्ययन से अलग रखना चाहिए। अर्थात मूल्य निरपेक्षता का पालन पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन में किया जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के मूल्य अलग होते हैं, आदर्श अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो अध्ययन है वो उन मूल्यों और आदर्शों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
तो व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता का समर्थन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमेटाइजेशन। इसका अभिप्राय ये है कि अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत एवं अनुसंधान को आपस में कनेक्टेड और सिस्टमेटाइज होना चाहिए, तभी हम सही निष्कर्ष इस अध्ययन पद्धति से निकाल सकते हैं। 7 पॉइंट है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस की जो समस्याएं हैं उन्हें हम प्योर साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाकर उनको हम दूर करें। और लास्ट पॉइंट है समग्रता, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अभिप्राय ये है कि समस्त मानव व्यवहार एक पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार विभिन्न सामाजिक विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है, अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तो ये व्यवहारवाद की हमने विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की क्या सीमाएं हैं, व्यवहारवाद की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। सबसे पहला हम बात करते हैं अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी आलोचना तो इसलिए की गई कि व्यवहारवादियों ने बहुत भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया। तो आलोचकों का ये कहना है कि व्यवहारवाद केवल शब्द जाल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी आलोचना, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवाद का आधार है व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार। वे कहते हैं कि हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करें, उसमें हम नियमितताएं तलाश करें, उनके आधार पर हम सिद्धांत बनाएं। लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार इतना अनस्टेबल होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इतना अनिश्चित है कि हम उसको लेकर किसी तरह की नियमितताएं या किसी तरह के सिद्धांत हम नहीं बना सकते। तीसरा पॉइंट है राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। व्यवहारवादी पॉलिटिकल साइंस को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राकृतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में बहुत अधिक अंतर होता है। प्राकृतिक विज्ञान के तथ्य जो हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के जो तथ्य हैं वो बहुत अधिक जटिल और बहुत अधिक परिवर्तनशील हैं। हम उनका मापन और सत्यापन कर सकें ये संभव नहीं है। इसीलिए कॉल प्रॉपर आलोचना करते हुए कहते हैं व्यवहारवाद की कि राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। 4th पॉइंट है पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादियों का पूरा फोकस मेथड्स पे रहा। उनका पूरा ध्यान इस बात पे रहा कि पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करने के लिए हम तथ्य इकट्ठा करें, हम आंकड़े इकट्ठा करें, लेकिन कौन सी समस्याएं हम ले रहे हैं अध्ययन के लिए इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस केवल पद्धतियों पर रहा। ये बहुत बड़ी आलोचना व्यवहारवाद की जाती है और इसी वजह से आगे चलकर व्यवहारवाद से ही उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। अगली आलोचना है मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादियों का विश्वास रहा मूल्य निरपेक्षता में, लेकिन अगर देखा जाए तो अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं ना कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते ही हैं। अतः पॉलिटिकल साइंस में मूल्य निरपेक्षता अपनाना पूर्णतया संभव नहीं है। अगली आलोचना है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली है। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करना। ये व्यवहारवादियों की बहुत बड़ी आलोचना की जाती है कि व्यवहारवादियों ने केवल साइंटिफिक मेथड को एक्सेप्ट किया है,
राजनीतिक चिंतन में और भी कई पद्धतियां हैं जो काम आती है, जैसे राजनीतिक चिंतन का इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास। इन सबकी सहायता लेकर ही हम पॉलिटिकल साइंस में कोई स्टडी कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारवादियों ने इन पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। अगली आलोचना है सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर लागू करने की समस्या। व्यवहारवाद में अध्ययन करने का तरीका ये होता है कि इसमें माइक्रो स्टडी की जाती है और माइक्रो स्टडी करके उसके निष्कर्षों को फिर हम बृहत आकार की इकाइयों पर लागू करते हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। मान लीजिए हम एक गांव के थोड़े से मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालकर पूरी सामाजिक इकाई पर लागू करते हैं, तो ये साइंटिफिक नहीं होगा। और अगली आलोचना है संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं। मानवीय व्यवहार इतना जटिल है, व्यक्ति के अंतर्मन को समझ पाना इतना अधिक जटिल कार्य है कि हम संख्यात्मक पद्धति अपना के मानव का व्यवहार समझ सकें, ये संभव नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो है व्यवहारवाद की उपयोगिता। व्यवहारवाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या इसका प्रभाव पड़ा पॉलिटिकल साइंस में, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि व्यवहारवाद ने पॉलिटिकल साइंस की समस्त विषय वस्तु को एक नवीन रूप दिया। नवीन रूप कैसे कि इसने पॉलिटिकल साइंस को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, नई दिशाएं और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की। पॉलिटिकल साइंस को यथार्थवादी बनाने का श्रेय भी हम व्यवहारवाद को दे सकते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद से पहले राजनीति विज्ञान में ये अध्ययन किया जाता था कि क्या होना चाहिए, लेकिन व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक वैज्ञानिक का संबंध क्या होना चाहिए से नहीं है, उसका संबंध क्या है से है। तो राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाने का श्रेय भी व्यवहारवाद को जाता है। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर बल दिया। नेक्स्ट है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। जैसा कि अभी हमने चर्चा करी थी, तो व्यवहारवाद का ये मानना है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अतः अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को समझना है तो हम मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनके सिद्धांतों का भी अध्ययन करें। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये व्यवहारवाद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लास्ट है वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियाँ, नए मापन एवं नूतन क्षेत्र प्रदान करना। व्यवहारवाद के कारण ही राजनीति विज्ञान में साक्षात्कार प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, सोशियोमेट्री आदि मेथड्स काम में लिए जाने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के कारण पॉलिटिकल साइंस, जो अब तक एक आदर्शवादी, हम केवल आदर्शवादी अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में कर रहे थे, तो व्यवहारवाद के आने से राजनीति विज्ञान का अध्ययन यथार्थवादी बना। संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति के अध्ययन पर, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा और पॉलिटिकल साइंस एक नए रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियों का प्रयोग होने लगा और मूल्य निरपेक्षता और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण व्यवहारवाद का विशेष योगदान माना जा सकता है। थैंक यू।